Hello and welcome dear students. This is Rajesh on this online study platform SSC Inspector. In last class we talked about United Nations organizations. Today's lecture we will discuss on some other international organizations like WTO, IMF, WHO. तो आप बने रहिए मेरे साथ, कंटिन्यू करेंगे हम उसी सीरीज को। और उसमें सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है IMF। आपको साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कॉपी पेन पे राइट डाउन करना है, क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके ये रहे, इसलिए आप इसको साथ साथ लिखते रहें और एब्रीविएशंस का जरूर ध्यान रखें। मोस्टली एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए किस तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका फुल फॉर्म क्या है या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। ये सब बातों पे आप ध्यान देंगे एक एक करके। तो उसमें सबसे पहले है आपके पास IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जान लेना है कि IMF की जरूरत हमें क्यों पड़ी। एज यू नो 1914 से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार तक इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज्यादा था। एक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी थी, आर्थिक अस्थिरता थी। सभी देशों के कंट्रीज जो हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो ऐसी स्थिति में उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बात कही गई कि एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे इस तरह के ट्रेड डिस्प्यूट्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें और कुछ इस तरह के पैरामीटर्स ला सकें जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित किया जा सके। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, ब्रेटन वुड्स पड़ता है USA में। ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था 1944 में हुआ, इसमें दो संगठन की बात कही गई। एक था IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स समिट हुआ। 44 देशों के जो हैं प्रधान वहां पे इकट्ठे हुए और इस तरह के संगठन बनाने की बात वहां पे चली। आखिर उन देशों के प्रधानों को क्यों जरूरत पड़ी कि IMF जैसी संस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में सबसे बड़ी समस्याएं जो आ रही थी उस समय में आर्थिक स्थिरता को लेकर के, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक तो था उसके अंदर बैलेंस था पेमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम थी डिवेल्युएशन। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी डिवेल्युएशन अर्थात अवमूल्यन। और पहली जो समस्या जो मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन, दोनों के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ चुका है। मैं थोड़ा सा एक आपको फैक्ट क्लियर कर देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो कंट्रीज के बीच में जो भी लेन देन होता है। मान लीजिए चाइना को हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना से हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, या दुनिया के किसी भी देश से हम जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उन दोनों में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसी से रिलेटेड है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सेकेंड चीज है उसके अंदर डिवेल्युएशन का मतलब यह है कि जब एक देश दूसरे देश की तुलना में अपनी मॉनेटरी की वैल्यू में, अपनी करेंसी की वैल्यू में कमी कर देता है तो उसको हम डिवेल्युएशन बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है, मान लीजिए $1 के बराबर आज 80 रुपये है और बाद में इंडियन गवर्नमेंट यदि $1 के बराबर
25 रुपये कर देती है तो इसका मतलब रुपये का जो करेंसी का जो वैल्यू है वो कम कर दिया गया। आखिर कोई भी देश ऐसा क्यों चाहेगा कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए? उसके पीछे का रीजन ये है कि अपने यहाँ पे यदि करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि दूसरे देशों की कंट्री में पैसा ज़्यादा मिलेगा उस चीज़ का, क्योंकि करेंसी का वैल्यू सिस्टम है वो बदल गया है। तो इसलिए कोई भी देश है वो अवमूल्यन करता है। तो उस दौरान ये दोनों बड़ी प्रॉब्लम्स थी उस समय पे, इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कही गई ताकि इनके कुछ नॉर्म्स बनाए जा सके और उसके आधार पे फिर आगे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। अब कुछ फैक्चुअल पार्ट है इस आईएमएफ के, उस फैक्चुअल पार्ट को आपको समझना है। फैक्चुअल पार्ट में आप समझेंगे, सबसे पहले इसके स्थापना की यदि बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट इसका है, स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ की स्थापना की यदि बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है 27 दिसंबर 1945। दूसरी बात की जाए आईएमएफ के हेडक्वार्टर की, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर होगा आपका, आईएमएफ का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर होगा वाशिंगटन, सभी को याद रखना है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका फुल फॉर्म है डीसी का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन के आगे जो लगता है ये भी कहाँ पे है आप सभी जानते हैं, यूएसए में। ओके, नेक्स्ट यदि हम मेंबर कंट्रीज की बात करें, हम मेंबर कंट्रीज की बात करें आईएमएफ के तो 189 टोटल कंट्रीज हैं किसके, आईएमएफ के मेंबर 189 कंट्रीज मेंबर हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें आईएमएफ जो है उसके जो हेड हैं फिलहाल, जिसको हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, उनका नाम है क्रिस्टियाना। नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के हेड कौन है इस टाइम पे, जॉर्जिवा। आईएमएफ की वर्तमान में हेड कौन है, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट हैं, बुल्गारिया की हैं, बुल्गारिया कंट्री है तो बुल्गारिया के इकोनॉमिस्ट हैं क्रिस्टियाना जॉर्जिया। आपसे पूछा जाए आईएमएफ की वर्तमान एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है तो आपको नाम बताना है क्रिस्टियाना जॉर्जिया। कहाँ की हैं, बुल्गारिया की हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, तो आपको ओवरऑल ये बात याद रखनी है कि आईएमएफ की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ के मेंबर कितने हैं ये पूछा जाए तो 189, और आईएमएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है तो क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है। और इसी से जुड़ा मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। वर्तमान में इस आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडियन है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। यदि हम आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें वर्तमान में, तो आईएमएफ में सबसे सीनियर जो अर्थशास्त्री हैं अभी वो है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। आप समझ सकते हैं इंडिया की हैं गीता गोपीनाथ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ी है अमेरिका में, और केरला की जो गवर्नमेंट है उसकी इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी है पहले। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की। आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है, बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है। ओके, तो ओवरऑल ये फैक्ट्स हैं जो आपको आईएमएफ के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईएमएफ का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आपको कैसे समझना है। आईएमएफ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके उद्देश्य हैं, उसको आपको कैसे समझना है, इस बात को ध्यान रखना है। और उसमें सबसे पहले आप जो बात का ध्यान रखेंगे वो ये कि सबसे पहली बात थी मौद्रिक सहयोग। आपस में देश एक दूसरे को क्या करें, उनकी जो मॉनेटरी है, उनकी जो मुद्रा है, उसको किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से वो मैनेज करते हैं। एक तो इसका काम ये है। मेन दूसरा काम है सभी देशों का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय व्यवस्था है, उनका जो इकोनॉमिक सर्कुलेशन है, उसको क्या करना, नियमित करना, उसको सुरक्षित रखना, जिससे कोई भी इकोनॉमिक कोलैप्स न हो। नेक्स्ट ये बात थी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, आर्थिक वृद्धि जिसको अपन बोलते हैं, उस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को बना के रखना जिससे कि वो टिकाऊ रहे।
ये आपको 3 बातें याद रखनी है कि क्यों आईएमएफ की मतलब स्थापना की गई। वो इसमें एक है मौद्रिक सहयोग, एक देश दूसरे देश के साथ मॉनेटरी कॉम्बिनेशन कोऑपरेशन बना के रखे। दूसरा था उसके अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर करना, और तीसरी बात है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, अर्थात जो उनकी आर्थिक वृद्धि है वो स्थायी बनी रहे, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन न हो। तो ये मेन ऑब्जेक्ट थे इसके आईएमएफ के संगठन बनाने के। नेक्स्ट बात आपको जो याद रखनी है वो आईएमएफ की जो रिजर्व है, आईएमएफ में जो करेंसी है उसको जिसको रिजर्व बोलते हैं हम, वो रिजर्व है उसका नाम है एसडीआर। एसडीआर क्या है आपसे पूछा जाए तो ये आईएमएफ का रिजर्व है, आईएमएफ की खुद की करेंसी है। जो ये मैंने नीचे जो करेंसी लिख रखी है इन सभी करेंसी से मिला के बनती है आईएमएफ की ये करेंसी, जिसका नाम है क्या, एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म आप देखो ध्यान रखना है स्पेशल ड्रॉविंग राइट। एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉविंग राइट, जो आईएमएफ की करेंसी है, रिजर्व है, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं विशेष आहरण अधिकार। जो यूरो मुद्रा है वो, चाइना की जो युआन है, जापान की जो येन है और ब्रिटेन की जो पाउंड स्टर्लिंग है। युआन चाइना की, येन जापान की, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो ब्रिटेन की, इन सारी की सारी मुद्राओं को मिला करके एसडीआर की वैल्यू बनती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाए कि एसडीआर क्या है तो आप इस तरह से इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएमएफ के अंदर जो कोटा सिस्टम है वो क्या है। आईएमएफ का कोटा सिस्टम को आप कैसे समझेंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस बात से आप बहुत बेहतर तरीके से ध्यान से समझ सकते हैं। कई बार हमारे बातचीत के दौरान हमें ये लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे स्ट्रोंग है, तो ये रेटिंग कैसे डिसाइड होती है आप इस बात से समझेंगे। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 189 देश उसके सदस्य हैं। अब आईएमएफ में किसका हिस्सा कितना है इसको बोलते हैं हम कोटा, और किसका हिस्सा कितना है ये डिपेंड करता है उस देश की टोटल राष्ट्रीय आय कितनी है, उसका 50% तो एक तो देखा जाता है कि टोटल जो जीडीपी है, जिस तरह से किसी वस्तु के भार को हम किलोग्राम में मापते हैं, किसी वस्तु की यदि अपन द्रव्यमान मापते हैं, किसी भी दूरी को हम मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, उसी तरह से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को हम मापेंगे किसमें, जीडीपी में। ओके, तो एक तो देखी जाती है उस देश की जीडीपी, उसी हिसाब से उसका आईएमएफ में शेयर होता है, कोटा होता है। दूसरा देखा जाता है उसके अंदर इकोनॉमिक ओपननेस, खुली अर्थव्यवस्था उसकी कितनी है, मतलब वो डेटा को छुपाता है या नहीं छुपाता है, या फिर उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के वो कितना सॉफ्ट है, ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। आगे जो तीसरी चीज है आईएमएफ में शेयर किसके हिसाब से तय होता है, आर्थिक परिवर्तनशीलता, जिसका मतलब है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, आर्थिक परिवर्तनशीलता का मतलब ये है कि वहां पे फ्लक्चुएशंस ज्यादा तो नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं, तो इसी से डिपेंड करता है स्थिरता। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको मिलाकर के जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी होगी, जिस देश का आर्थिक खुलापन जितना अच्छा होगा, जिस देश में आर्थिक परिवर्तनशीलता होगी, अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व होगा, तो ये सारी चीजें मिलाकर के क्या होता है, आईएमएफ की कोटा निर्धारित होता है। और आईएमएफ में वर्तमान में सबसे अधिक कोटा यदि किसी कंट्री का है तो वो यूएसए का है। यूएसए का आईएमएफ में अभी 17.7% के लगभग कोटा है। ठीक है, सबसे कम कोटा यदि किसी देश की बात की जाए तो सबसे कम कोटा वाला देश का नाम आपको याद रखना है कि आईएमएफ में सबसे कम हिस्सा किसका है, तो उसका नाम होगा क्या, तवालु। आईएमएफ में सबसे कम हिस्सा है किसका, तवालु का। और अगली बात आपको याद रखनी है, भारत का कोटे में कौन सा स्थान आता है। पूरी दुनिया में आईएमएफ के शेयर में यदि बात की जाए तो इंडिया का 13th स्टैंडर्ड है, 13वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी देश का कोटा कितना है इसी आधार पे उसको वोटिंग राइट मिलता है। मतलब कहने का ये है कि यदि कोई देश किसी को ऋण देना है, लोन देना है आईएमएफ के द्वारा, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि जिसका ज्यादा कोटा होता है उसके पास उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसका वोटिंग राइट उस देश का ज्यादा होता है। तो ये कोटा सिस्टम है आईएमएफ का। और इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो अगला जो आपका संस्था है, मैंने आपको एक बात बताई कि आईएमएफ जो है उसके साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में उसके साथ आईएमएफ के साथ साथ एक संस्था और बनी थी जिसका नाम है क्या, जुड़वा संस्थाएं बोला जाता है उनको, जिसका नाम क्या है, विश्व बैंक।
वर्ल्ड बैंक। देखो आईएमएफ का काम है आर्थिक स्थिरता लेके आना, और वर्ल्ड बैंक का काम है क्या, कि किसी भी देश का विकास करना, और यदि उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है, इकोनॉमिक रेसेस है, तो उसका पुनर्निर्माण करना। तो रिकंस्ट्रक्शन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, विकास का और पुनर्निर्माण का काम है किसका, वर्ल्ड बैंक का। ये बात आपको समझनी है। तो विश्व बैंक जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही बना था, ठीक है ना, इसका अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी सही मायने में स्थापना हुई 1945 में। इसका मुख्यालय भी कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में। और इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 189, 189 सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के भी। और इसका मेन काम क्या है, अल्प विकसित जो देश हैं उन अल्प विकसित देशों का विकास करना और उनका पुनर्निर्माण करना। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। उन देशों को ये लोन भी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। और अभी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यह जा सकता है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, वो कौन है, उनका नाम होगा डेविड मालपास। ओके, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसमें आपको याद रखना है, उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की बात कही गई, जिसमें आईएमएफ की स्थापना की बात कही गई थी। दोनों ही अस्तित्व में आए 1945 में। जितने मेंबर आईएमएफ के हैं 189, उतने ही मेंबर किसके हैं, इसके 189। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको। और इसका मेन काम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके और उनका रिकंस्ट्रक्शन अर्थात पुनर्निर्माण किया जा सके। ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यही वर्ल्ड बैंक है, इसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, 5 मेजर संस्थाएं, और उनके एब्रीविएशंस के साथ फुल फॉर्म, अर्थात उनकी फुल फॉर्म क्या क्या बनती है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसकी जो सब्सिडरी है उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, आईएफसी जिसको अपन बोलते हैं, आईएफसी, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। ये एक सब्सिडरी संस्था है किसकी, सहयोगी संस्था है किसकी, वर्ल्ड बैंक की, आईएफसी। दूसरी जो संस्था आपके पास वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अपन बोलते हैं आईबीआरडी। बार बार परीक्षाओं में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। वर्ल्ड बैंक के दूसरे नाम से भी इसे ही जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला जो संस्था है आपका इसी वर्ल्ड बैंक की दूसरी सहायक एजेंसी है जो, वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, आईडीए। ये भी इसी की सहयोगी संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, जिसको अपन बोलते हैं बहुपक्षीय विनियोग गारंटी एजेंसी। 1 से 2 से ज्यादा देशों में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उस कौन सी एजेंसी उस काम को संभालती है, तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका नाम है क्या, मीगा। और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय विनियोग विवाद समाधान केंद्र, अर्थात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यदि इन्वेस्टमेंट को लेकर के 2 देशों के बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको सेटल करने के लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय विनियोग विवाद समाधान केंद्र। तो ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के काम करती हैं, जो वर्ल्ड बैंक को सहयोग करती हैं। उसमें पहली हो गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, आईएफसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक, यदि वर्ल्ड बैंक नाम नहीं आए तो उसका दूसरा नाम आईबीआरडी हो सकता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यदि 2 से ज्यादा देशों के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, इसी का संस्थान है। और यदि 2 देशों से अधिक यदि किसी भी प्रकार का निवेश में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए जो एजेंसी है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विनियोग विवाद समाधान केंद्र। ये ऐसी सब्सिडरीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है
इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे रीजन ये था कि किन्हीं दो देशों को के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उस डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए किसकी स्थापना की गई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। डब्ल्यूटीओ से पहले एक संस्था और काम करती थी जिसका नाम क्या था? गैट, GATT, याद रखना है। गैट का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये गैट बना था कब? 1948 में। 1948 में गैट की स्थापना की गई। गैट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में जो इसकी स्थापना की गई और इसके बाद ही इस संस्था की जगह ही उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी। उरुग्वे 1994 में उरुग्वे दौर की वार्ता में यह तय किया गया कि इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशंस की हमें जरूरत है। तो गैट की जगह पे फिर 1 जनवरी 1995 को गैट की जगह पे कौन सा संस्था बनी? डब्ल्यूटीओ बनी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वो कौन सी संस्था के स्थान पे हुई? तो उसका नाम होगा जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ का मतलब ये होता है एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड करता है उसके ऊपर आयात शुल्क लगता है। वो आयात शुल्क जो है वो किस हिसाब से तय किया जाए, क्या उसके पैरामीटर हो, उसका मतलब होता है टैरिफ। ये सारी चीजें जो है ये कहाँ पे सेटल होती थी? गैट के थ्रू सेटल होती थी। बाद में 1 जनवरी 1995 को गैट की जगह पे कौन सी संस्था बनाई गई? डब्ल्यूटीओ बनाई गई। तो इसका मेन काम क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड बैरियर्स ऑफ ट्रेड। एक देश है वो दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है उसका आयात शुल्क है उसको कम करना। दूसरी बात, उन दोनों देशों के जो व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको कम से कम रखना ताकि थोड़ा सा व्यापार में खुलापन आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि IMF का जो मुख्यालय है वो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WTO के वर्तमान में जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम क्या है? रॉबर्टो अजेवेडो। रॉबर्टो अजेवेडो WTO के अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं। डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे रॉबर्ट अजेवेडो। कौन से संस्था के स्थान पर स्थापना हुई? 1948 में गैट के स्थान पर। एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब? 1 जनवरी 1995 को, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसका मेन पर्पज क्या है? जो टैरिफ्स हैं उनको रिडक्शन करना, कम करना, और उसके साथ ही जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको भी क्या करना? कम करना। बात की जाए इसके अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देश कितने हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। WTO के मेंबर कंट्री आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 164। ओके, ये आपको समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। ये जो एशियन विकास बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। स्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करें इसकी तो 19 दिसंबर 1966 को एशियन विकास बैंक की स्थापना की गई। एशियन विकास बैंक एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको आर्थिक सहयोग देने के लिए इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसका मुख्यालय की हम बात करेंगे तो फिलीपींस में है। कौन सी? फिलीपींस की राजधानी है कौन सी? मनीला। आपने सभी ने सुना ही होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही दिए जाते हैं। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है? मनीला में ही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एशिया के और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जितने भी कंट्रीज हैं, एशिया में और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनको क्या करना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना, उनके आर्थिक विकास के ऊपर जोर देना। ये बात आपको याद रखनी है। एशियन विकास बैंक जिसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 67 जिसके मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक तो इसके क्षेत्रीय सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय सदस्य, ओके, और दूसरे होते हैं गैर क्षेत्रीय सदस्य। अर्थात ऐसे ही सदस्य केवल इसमें नहीं आते हैं जो एशिया और प्रशांत में महासागर में पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं और ADB का हिस्सा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात इसलिए की गई कि एशिया के देशों को आर्थिक विकास किया जा सके। स्थापना की बात करेंगे तो 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय की बात करेंगे तो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है,
ठीक है, ये आपका एशियन विकास डेवलपमेंट था। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक फॉर दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें है आपके पास WHO, जिसपे हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात यदि हम करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। WHO की जो स्थापना है वो कब हुई? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय की बात करें तो WHO का मुख्यालय कहां होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत सारे मुख्यालय ऐसे हैं जो कहां पे हैं? जेनेवा में है। और इसके यदि हम बात करें WHO का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में उन सबको हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, अर्थात जितना अच्छा हो सके उतनी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिले पूरी दुनिया में। ये मेन पर्पज है किसका? WHO का। ये आपको ध्यान रखना है, विश्व के जितने भी देश हैं उनका जितना पॉसिबल हो सके उनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात करनी है, इसकी मेन कंट्रीज कितने हैं, मेंबर हैं? 194। 194 देश हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या है? सदस्य हैं। एक जरूरी क्वेश्चन ये है, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट कौन जारी करता है? पूरे देश में जो हेल्थ रिपोर्ट है वो कौन इश्यू करता है? पूरे देश, सभी देशों की। तो उसका क्वेश्चन भी क्या होगा? WHO हो, उसका आंसर होगा। फिर दूसरी बात हम ये याद करेंगे कि WHO है उसके मेन मिशन कौन कौन से रहे हैं। दुनिया में जितनी भी कम्युनिकल डिजीज होती हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाती है। जैसे अपन बात करें स्मॉल पॉक्स की, पहले के ज़माने में बहुत आता था, वो WHO के प्रयासों से ही स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां हैं वो सारी की सारी अब बंद हो गई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं फैलती हैं। एड्स की हम बात करें, कम्युनिकल डिजीज है, इसके लिए भी WHO काम करता है। पोलियो लगभग देशों से खत्म हो ही गया है, केवल पाकिस्तान व अफगानिस्तान जो देश हैं उनमें थोड़ा सा पोलियो की शिकायत अब भी आ रही है। वो भी उनके जो लेकेडजिकल जो मिशन रहे हैं बहुत ज़्यादा उनमें उत्साह नहीं रहा है, इस वजह से वो फेलियर हो गए। टीबी की हम बात करें, इसके लिए भी क्या करता है? WHO अपने प्रोग्राम यूज करता है। अमेरिका में जो इबोला वायरस आया था उसमें भी WHO की बड़ी भूमिका रही है। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही। ध्यान रखना है 7 अप्रैल को ही हम मनाते हैं कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना है आपको, ये जरूरी क्वेश्चन है। मुख्यालय की बात करें जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और उसके बाद उद्देश्य की बात हम करें तो सभी पूरे देश के जितने भी लोग हैं उनका जितना ज़्यादा हो सके हेल्थ का लेवल अच्छा हो। स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो 194 मेंबर्स इसके हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। जितने भी वैश्विक महामारियां हैं, जितने भी ग्लोबल पेंडेमिक हैं, उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए या उनको रोकने के लिए WHO अपने प्रोग्राम्स चलाता है, जिसमें हमने अभी बात की बहुत सारे प्रोग्राम्स की। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे अगला जो संगठन आपका है उसमें आपका होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। दोनों को साथ इसलिए रखा गया है, यदि एग्रीकल्चर अच्छा होगा तभी तो फूड की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। एग्रीकल्चर यदि अच्छा होगा तभी तो फूड की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसलिए खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना हुई थी कब? 1995 में। 16 अक्टूबर को, याद रखना है 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है वो कहाँ? FAO का रोम, इटली में। इसका मेन जो पर्पज है वो एग्रीकल्चर जो है आपका वो फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, अर्थात जो कृषि, वन, मत्स्य, मछली पालन जिसको अपन बोलते हैं, भूमि व जल, ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम्स को दूर करना। ओवरऑल ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं जिसके अंदर ये इंप्रूव करने के लिए अपने प्रोग्राम्स चलाता है। FAO के संगठन की यदि हम बात करें तो 194 इसके मेंबर्स हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं वो 194 टोटल कंट्रीज हैं इसके अंदर। और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन की शुरुआत की थी जिसको अपन बोलते हैं WFP। ये फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत जरूरी है। WFP जो फुल फॉर्म है वो बहुत जरूरी है, जिसका फुल फॉर्म है
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी इसने 1961 में, जो आज तक का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा मानवतावादी यदि मिशन की हम बात करें तो उसका नाम है WFP, पूरे विश्व के लोगों को किस तरह से खाना मुहैया करवाया जाए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक इसका प्रोग्राम और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका कोडेक्स एलिमेंटेरियस। और ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस प्रोग्राम इसका है, इसमें खाद्य मानक तय किए जाते हैं कि जो फूड होता है उसकी क्वालिटी कैसी हो, उसकी क्वालिटी है, उसके फूड की जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक है, वो कैसे निर्धारित किया जाए, अच्छी क्वालिटी का फूड कैसे हम लोगों तक मुहैया करवा सकते हैं। तो उसके लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस प्रोग्राम भी किसके द्वारा शुरू किया गया, FAO के द्वारा। अगली यदि हम बात करें इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, अर्थात जो पौधे हैं उनका बचाव कैसे किया जाए, जैसे कीटों से बचाव करना है, उसके लिए भी इसने प्रोग्राम चलाया है। तो FAO ने कीटों से बचाव के लिए किस तरह का अभियान चलाया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, ताकि जो पौधे हैं वो अच्छे ग्रोथ कर सके, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो नहीं। ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं, FAO के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट अगला जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो है ILO। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1 मई 1919 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसकी स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई। और इसका जो याद रखना है 1 मई को ही मनाया जाता है, कौन सा दिवस, मजदूर दिवस। मजदूर दिवस है वो 1 मई को ही मनाया जाता है। मजदूर दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है, 1 मई को ही मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका, ILO का मुख्यालय है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोगों के अंदर जो गैप है उसको कम करना। ठीक है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व आर्थिक न्याय को क्या करना, प्रोवाइड करना। और जो लेबर है, जो श्रमिक जो लोग हैं, उनके जीवन के स्तर को बढ़ाना, ये काम है ILO इसके लिए अपने प्रोजेक्ट चलाता है। यदि मेंबर्स की बात करें हैं हम किसके, ILO के मेंबर्स की यदि हम बात करें तो बच्चे इसके 187 टोटल मेंबर हैं, 187 मेंबर्स हैं किसके, ILO के। और याद रखना आपको 1969 में 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पीस फाउंडेशन है वो भी मिल चुका है किसको, ILO को 1969 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म आपको समझना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके लिए बच्चे बहुत जरूरी है फुल फॉर्म याद करना किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। उसमें है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। ओके, इसका मेन पर्पस है किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश का जो शैक्षिक स्तर है उस पे उसको क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उसकी कल्चरल जो भी उसके बैकग्राउंड रहा है उसको किस तरह से मतलब श्योर रखा जा सकता है, सिक्योर रखा जा सकता है, और साइंटिफिक जो चीज़ें उसको कैसे डेवलप की जा सकती हैं, ये यूनेस्को का काम है। स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 नवंबर 1945 को। याद रखना है, बाइलिंगुअल में लिखा गया है तो आप इस बात को समझना साथ साथ में कि 3 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। मुख्यालय की बात करेंगे तो हम पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस किसकी राजधानी है, आप सभी जानते हैं कहाँ की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये याद रखना है आपको। टोटल मेंबर्स की बात की जाए यूनेस्को की तो 193 सदस्य हैं स्टूडेंट्स यूनेस्को में। 193 मेंबर जो कि UNO के मेंबर हैं वो सारे के सारे यूनेस्को के मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में इसके कौन निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो याद रखना आपको, आंद्रे अजोले। यूनेस्को के निदेशक डायरेक्टर कौन है उसकी बात की जाए तो आप याद रखेंगे आंद्रे अजोले हैं, वो यूनेस्को के डायरेक्टर हैं। मेन पर्पज के बारे में हम बात कर चुके हैं, किसी भी देश की जो एजुकेशन है, कल्चर है, उसका साइंस है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पे काम करती है।
और कल्चर के रूप में ये जितने भी किसी भी देश के मान लीजिए सांस्कृतिक धरोहर होती है, जैसे भारत में आगरा का किला हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं हमारी, इसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए यूनेस्को है वो अपना एक लिस्ट जारी करता है। उस सारी लिस्ट की हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को ने अपने लिस्ट में जिसको स्थान दिया है। यूनेस्को के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। इन क्राइटेरियाज में ये तय होता है कि कौन से प्लेस को या कौन सी जगह को यूनेस्को की सूची में शामिल करना है, धरोहर की सूची में, हेरिटेज की सूची में। तो भारत में कौन कौन सी है उनको समझना है आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, चंपानेर की, ठीक है। चंपानेर पावागढ़ में जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, जो पुरातात्विक पार्क है, उस पुरातात्विक पार्क में को भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। उसके बाद मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उसको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है, फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनल जिसको अपन बोलते थे पहले, ठीक है ना। केरला गोवा की इसके अंदर जितने भी चर्च हैं उसको भी इसने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। एलिफेंटा की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं, उसके ऊपर वो अपनी चित्रकारी के लिए भी बहुत फेमस है, भारत की बहुत बड़ी विश्व विरासत धरोहर है वो। उसके बाद हम एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है, इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी 1986, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी अकबर का संबंध रहा है वहां से, उसको भी इसने अपने लिस्ट में शामिल किया है। और उसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, जो चोल मंदिर है अपने साउथ में, दक्षिण भारत में, उसको भी किस में शामिल किया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मोनिपोर्ट्स ऑफ हम्पी। कर्नाटक में जो हम्पी की गुफाएं हैं, कर्नाटक में जो हम्पी की गुफाएं हैं वो भी यूनेस्को ने कंसीडर किया है उनको अपनी लिस्ट में। उसके बाद महाबलीपुरम, महाबलीपुरम है आपका, वो भी किसमें, आप केरल में है महाबलीपुरम, उसको भी क्या किया है, लिस्टेड किया गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पडक्कल, ये है, इसको भी लिस्ट में दिया गया है यूनेस्को में। नेक्स्ट है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो किले हैं, पहाड़ी किले हैं, उसको भी शामिल किया गया है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद को भी किस में शामिल किया गया है, जयपुर को भी कर लिया आप तो, यूनेस्को में शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। आगरे के किले को 1983 में यूनेस्को ने शामिल किया था, ये याद रखना है आपको। आगरे के किले को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं मैंने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र में है, वो भी किस में, यूनेस्को की लिस्ट में है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, नालंदा जो है बिहार में, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है। इन सभी जो कल्चरल जो अपने साइट्स हैं उनको शामिल किया गया है। सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे बुद्ध के जो स्तूप हैं उसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, जो हिमालय एरिया में जो कंजर्वेशन एरिया है, शामिल किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, उसको भी यूनेस्को में की लिस्ट में शामिल किया गया है। केवलादेव है भरतपुर में आपका, उसको भी शामिल किया गया है, केवलादेव भरतपुर में है। ओके, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी शामिल किया गया है। नंदा देवी, और जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, उत्तराखंड में है नंदा देवी, इसको भी आपको याद रखेंगे, ज्योग्राफी में सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसको भी शामिल किया गया है। आगे बात करेंगे सुंदरबन नदी डेल्टा की अपन, सुंदरबन नेशनल पार्क है पश्चिमी बंगाल में, आप जानते हैं, यूनेस्को की लिस्ट में है। वेस्टर्न घाट्स है अपना, वो भी बायोलॉजिकल यदि दृष्टि से अपन देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, यूनेस्को की लिस्ट में है। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा सभी जानते हैं पीओके में पड़ता है, भारत का हिस्सा है। ओके, वो भी यूनेस्को की लिस्ट में है। ओवरऑल ये सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं। नेक्स्ट अगला जो संगठन हम पढ़ेंगे वो है आपका यूनिसेफ। अगला जो संगठन हम पढ़ेंगे वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा कोष। ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदा कोष है, आजकल इसका इमरजेंसी वर्ड तो इससे हटा लिया गया है वैसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्थापना की हम बात करेंगे तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को
मुख्यालय की यदि बात की जाए तो न्यूयॉर्क में कौन सी जगह पे मुख्यालय है इसका? यूएसए में है, याद रखना आपको। बात करें हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चिल्ड्रेंस और वुमेन जो हैं उनकी हेल्थ अर्थात उनकी स्वास्थ्य, पोषण, न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन उनको मिले, इसके से संबंधित मिशन चलाती है अपने। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यूएनओ में ये शामिल हो गया था, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की ये, 1953 में शामिल हुआ। और इसको भी 1965 में 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो गाइज आपको ये बात याद रखनी है कि यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई। इसका मेन काम है महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण संबंधी सहायता करना। और इसका यूएनओ में शामिल हुआ ये 1953 में, और नोबेल शांति पुरस्कार मिला 1965 में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको ये है कि किसी भी देश में जो लोगों का जो इंटेलिजेंस है, जो अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के हिसाब से जिस भी चीज को उन्होंने इनोवेट किया है, उसका पेटेंट जो है वो केवल उनके पास है। मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बनाई गई इंडिया में, तो जिसका इंटेलिजेंस लगा है, जिसका दिमाग लगा है, उस वैक्सीन का फायदा उसी को मिलेगा। हालांकि वो देश पूरी दुनिया में कहीं भी बनाई जा सकती है बाद में, लेकिन उसके बनाने का जो फॉर्मूला है उस पर तो दिमाग लगा है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो इसीलिए संगठन की स्थापना की गई थी ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको किसी भी देश को सिक्योर किया जा सके। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1966 को, आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो वो कहाँ होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होगा। इसका मेन काम है, यदि आपका कोई भी पेटेंट है, किसी नई चीज को आपने इनोवेट किया है, कोई नया डिजाइन आपने तैयार किया है, ऐसे कोई किताब लिखी है आपने जिसको कोई दूसरा न छाप सके, कॉपीराइट हो तो बोलते हैं उसको, और उसके बाद ट्रेडमार्क जो कंपनीज होती हैं वो सारे के सारे जो चीजें हैं वो सुरक्षित होती हैं किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं वो 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और फ्रांसिस गुरी जो हैं वो WIPO के क्या हैं? निदेशक हैं। अभी आपको याद रखना है, मेंबर हैं WIPO के 193। स्थापना हुई इसकी 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है जिनेवा में। मेन काम क्या है? किसी भी देश की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी काम को करने के लिए जो इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, किसी नई चीज को उन्होंने इनोवेट किया है, तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट व ट्रेडमार्क, इनको सिक्योर रखने का काम है WIPO का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन आपका है वो है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। जो भी देशों के समुद्र के किनारे जो लगते हैं, समुद्र के रास्ते से जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी कुछ स्टैंडर्ड है कि किस तरह से मैरीटाइम, समुद्री तौर पे यदि देखा जाए तो कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। ये तय करता है कौन? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस होती हैं। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, समुद्र के अंदर जो देशों का जो भी अपना रोल रहता है उससे संबंधित R&R, रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिसकी स्थापना हुई 17 मार्च 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। और इसका मेन काम क्या है? समुद्री प्रदूषण से संबंधित नियम बनाना, कि समुद्र जो है उसके अंदर पोल्यूशन, पानी के जहाज चलते हैं मान लीजिए, तो उन शिप्स जो हैं, वो जहाज हैं, उनकी सुरक्षा करने का काम किसका है? IMO का है। और समुद्र के को प्रदूषित होने से बचाने का काम भी किसका है? IMO इसलिए स्थापित किया गया था ताकि समुद्री प्रदूषण और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 174 है। और भारत भी इसमें शामिल हुआ था, किसमें? 1959 में, 1959 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ये बात आपको समझनी है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें, 2020 में एक बहुत अच्छी बात ये कही कि किसी भी देश की यदि पानी की जहाज है, 1920 से स्टार्ट हुआ है नियम, उसका पानी का जहाज है वो 0.5% से ज्यादा सल्फर को रिलीज करता है,
फ्यूल से, तो वो समुद्र को ज्यादा क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि 0.5% से ज्यादा आप सल्फर को यूज नहीं कर सकते हैं, समुद्र को प्रदूषित हो सकता है उससे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें आपको, तो वो है आपका G7। ये 7 देशों का संगठन है, 7 देशों का संगठन है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं। ये 7 देश इसके मेंबर हैं और ये सातों देश हैं, ये आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। सातों देश हैं वो एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं, ये याद रखना आपको। वो 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा है आपके पास, कनाडा की राजधानी की यदि बात करेंगे तो कौन सी है? ओटावा, ठीक है। मुद्रा है इसकी कैनेडियन डॉलर, ओके। सारी मुद्राएं, सारी राजधानियां के एक अलग से हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दूसरा देश है हम बात करेंगे 7 देशों में, फ्रांस है, ठीक है। राजधानी आप सभी को पता है पेरिस है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है, ओके। मुद्रा इसकी यूरो है। जर्मनी है अगला कंट्री, जर्मनी की राजधानी भी आपको पता है कौन सी है? बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। उसके बाद इटली है, इटली के आप सभी जानते हैं, रोम है इटली की राजधानी। जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जापान की राजधानी भी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा आप सभी जानते हैं येन, येन मुद्रा है जापान की, ओके। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी पता है आपको? लंदन, ठीक है। मुद्रा क्या है? पाउंड, ओके। यूएसए की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? डॉलर। तो ये 7 देश हैं जो ग्रुप 7 के सदस्य हैं, ठीक है। कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये आपस में एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, बड़े देश हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2020 में इसका जो सम्मेलन होगा, 7 देशों के जो मेन जो प्रधान हैं वो मिलेंगे, वो सम्मेलन होगा आपका कहाँ? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये हो चुका है और इस G7 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात की है, कोरोना की वजह से अब की बार डोनाल्ड ट्रंप ने, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है उसका नाम है G20। नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करेंगे तो वो होगा कौन सा? G20। G20 जो है इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1919, 25 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई। दुनिया की जो बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब का ये ग्रुप है। ये 20 कंट्रीज के नाम आपके सामने लिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, टर्की है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्राजील, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, उसके बाद आपका मलेशिया, रशिया, यूरोजोन की कंट्री है पूरे इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद यूरोपीय यूनियन बोलते हैं जिसको, साउथ कोरिया और यूएसए। ये सारे जो देश हैं, सॉरी ये मैक्सिको है, ओके। ये सारे के सारे 20 देश हैं, इनका एक संगठन है और इसका स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी में। इसका पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था और कहाँ हुआ? वाशिंगटन में। 2020 का इसका सम्मेलन है वो रियाद में होगा और रियाद कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए G20 का 2020 का सम्मेलन कहाँ होना है? सऊदी अरब में होना है, रियाद में। और पहला सम्मेलन हुआ था इसका कहाँ? वाशिंगटन डीसी 2008 में। 20 देशों का ये संगठन है जो आपस में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और आर्थिक सहयोग करती हैं एक दूसरे का, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो अगला संगठन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपके लिए सार्क। सार्क जो संगठन है उसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उन सब का अपना संगठन है। स्थापना बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापना हुई। स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई? 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में हेडक्वार्टर है इसका। इसके सदस्य देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी साउथ एशिया के देश हैं सारे इसके कंट्री हैं लगभग, सॉरी। भूटान है, इंडिया है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इंडिया के चारों ओर जितने भी पड़ोसी देश हैं, इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो वो सारे के सारे सार्क देशों के क्या हैं? जितनी, चाइना नहीं है, ध्यान रखना इसमें। और इसका जो 20वीं समिट है वो होना है कहाँ पे? पाकिस्तान में। इससे पहले भी आपको पता है पाकिस्तान में होनी थी, इस्लामाबाद में, लेकिन जब इंडिया में आतंकवादी हमले हो गए
तो फिर बाद में यहाँ से उसको क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया। लेकिन अब की बार जो इसकी समिट होगी 20वीं, वो कहाँ होगी, पाकिस्तान में होगी, इस्लामाबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका संगठन है उस पर हम बात करेंगे, तो वो है आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उनका एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं उनका ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, मैप में आप देख सकते हो। इंडिया तो दक्षिण में है ही, ओके, ये म्यांमार है आपका, ये इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। तो इसके दक्षिण में और इधर पूर्व में जितने भी कंट्रीज हैं, मैप में आप देखेंगे तो ये मान लीजिए पार्ट दक्षिण का है, इंडिया का दक्षिण है, और ये यहाँ पे इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है, इधर पूर्व डायरेक्शन होती है, ओके। तो ये सारे देश इसके कंट्रीज हैं जिनके नाम हैं आपके लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं मैप में आपको दिख रहे हैं, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट का एरिया आता है। ये आपस में एक दूसरे के सहयोग के लिए इन लोगों ने क्या किया है, संगठन बनाया है, और इसकी अपनी एक पहचान है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और ध्यान रखना है 8 अगस्त को ही आसियान दिवस मनाया जाता है। बैंकॉक घोषणा, एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता है, बैंकॉक घोषणा किससे संबंधित है, तो बैंकॉक घोषणा भी आसियान से ही संबंधित है, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ओके। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे जकार्ता इसकी राजधानी है। मसाले सबसे अधिक होते हैं इंडोनेशिया में, आप सभी को पता है, ठीक है, विश्व में इसका मुख्यालय है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव, इसका जो ध्येय वाक्य है कि वन आइडेंटिटी, इसका ध्येय वाक्य याद रखना, वन विजन, कि हमारा विजन भी एक है, वन आइडेंटिटी, साउथ ईस्ट वाले देश कहते हैं कि हमारी पहचान भी एक है, एंड वन कम्युनिटी, हम सब लोगों का समुदाय भी एक है। तो ऐसा इस ध्येय वाक्य के साथ इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसका मेन काम था आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सारे देश एक दूसरे का सहयोग करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। और 36वां आसियान समिट जो होगा अब की बार 2020 में, वो होगा वियतनाम में। तो ध्यान रखना है, अभी 2020 का आसियान का सम्मेलन कहाँ पे होगा, जरूरी क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका क्या आपके लिए, वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट अब ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे तो वो है आपके सामने ब्रिक्स। ब्रिक्स भी एक ऐसा संगठन है जो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। ब्रिक्स में बी से बनता है ब्राजील, आर से बनता है रसिया, आई से बनता है इंडिया, और सी से बनता है चाइना और साउथ अफ्रीका। ये बात आपको याद रखनी है। बनता है नेक्स्ट वाला साउथ अफ्रीका। स्थापना हुई थी 2009 में। आपको ध्यान समझना है 2008 में जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, अमेरिका के बड़े बैंक उस टाइम पे कोलैप्स कर गए थे, इकोनॉमिक रेसेस का टाइम था, उस टाइम पे इस संगठन की स्थापना बनी थी क्योंकि उसको बाकी सभी ग्रुप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं था। तो ब्राज़ील ने, रशिया ने, इंडिया ने, चाइना ने, साउथ अफ्रीका ने क्या किया, एक संगठन बनाया था। और इसके 2019 में पिछली साल जो बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, वो ब्राज़ील में हुआ था। और इस साल इसका जो बैठक होगा वो है 12वीं बैठक है। इसके ध्यान रखना कि अभी ब्रिक्स की जो बैठक होगी वो कौन सी होगी, सम्मेलन 2020 में 12वीं होगी, और होगा कहाँ पे, रशिया में होगा। ये जरूरी याद रखना है आपको। पहले इसके अंदर केवल 4 ही सदस्य थे। 5वां देश जो साउथ अफ्रीका है आपका 2010 में जुड़ा है इससे, तभी इसका नाम ब्रिक्स हुआ है, लेकिन पहले इसका नाम केवल क्या था, ब्रिक था, ये याद रखना है। उसके बाद अब ब्रिक्स के देशों ने मिलकर के अपना खुद का अपना एक क्या बना लिया है, अपना खुद का एक बैंक बना लिया है जिसका नाम है क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये जो ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं इन सब ने मिलकर के बनाया है। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों का कौन सा बैंक है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। संघाई आप सभी जानते हैं चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। यहीं पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय है। और इसके पहले जो 2014 में
जो पहले इसके जो निदेशक बनाए गए थे वो भी इंडिया के थे, जिनका नाम था केवी कामत। केवी कामत पहले इसके क्या थे, इस बैंक के निदेशक थे। ये भी आपको समझना है। ब्रिक्स हुआ ये आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगली जो संस्था है वो है आपकी ओपेक। ओपेक ऐसे देशों का संगठन है जो इसमें सबसे अधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है, जो सबसे अधिक पेट्रोल का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात पेट्रोलियम को निर्यात करने वाले जो देश हैं उनका अपना एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना की यदि आप बात करेंगे तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में 14 सितंबर को बगदाद कहाँ पे पड़ता है आप सभी जानते हैं, इराक में। ठीक है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं, इसके 5 सदस्य फाउंडिंग थे। ईरान में इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। आपको पता है इन्हीं देशों में सबसे अधिक पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले 1960 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये 5 ही कंट्री थे इसके मेंबर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। अभी इसके सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। अभी इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पे ही है इसका क्या मुख्यालय। अभी 13 देश हो गए हैं इसके सदस्य। इसके मेन जो कंट्री थे वो 5 थे जिनमें सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है किसका, पेट्रोलियम का। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फैक्चुअल पार्ट को हमने डिस्कस किया है। इनके डिटेल डिस्कशन के साथ हर एक इकोनॉमिक का जो हम पार्ट लेके आएंगे उसमें हम इसको 1 to 1 भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टैटिक जीके के हिसाब से एसएससी या डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं वनडे के आपके, उसके लिए बहुत स्टैटिक्स जो है इसके फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। बार बार आप इनको रिवाइज करें, कॉपी में नोट डाउन करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।